on an inclined plane. ओके, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें देखो हम लोग को क्या करना है। तो पहले हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, अप द इंक्लाइंड प्लेन का मतलब अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर वन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब जो सरफेस आप कंसीडर करने वाले हो ना, जो सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे जिसपे हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो इंक्लाइंड होगी। ठीक है, मतलब देखो सरफेस में कुछ ऐसे ले लो, ये इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस है ऐसे। अब ये इंक्लाइंड सरफेस है तो इसका कुछ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये सरफेस जितना भी एंगल फॉर्म करेगी उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, बीटा। तो याद रखना है एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। हम यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने वाले हैं अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो किसी लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और जब वो वापस से हिट करेगा इसी सरफेस को तो वो उसके उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी हाइट पे होने वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं अप द इंक्लाइंड प्लेन। इसके बाद सेम टू सेम वो आप करोगे, जैसा मैं अप द इंक्लाइंड प्लेन के लिए बताने वाला, आप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए करोगे। चेंज क्या होगा कि हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, आप यहां से प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब जहां से आप प्रोजेक्ट करने वाले ऑलरेडी आप किसी हाइट से प्रोजेक्ट करोगे और ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होने के बाद जब वापिस से इसी सरफेस को हिट करेगा तो वो आपके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थोड़ा नीचे रहने वाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो अप द इंक्लाइंड प्लेन का जैसे एनालिसिस है सेम आप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए करो। ठीक है, तो फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए जो फॉर्मूले आए थे उससे थोड़े फॉर्मूले यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। वो सारे फॉर्मूले की लिस्ट हम लोग एंड में लिखने वाले। आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आप सेम एनालिसिस करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एनालिसिस पार्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें कई जगह पे चेंजेस आए तो फिर आप कैसे करोगे, आप हर बार फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, जैसे एडवांस के एक क्वेश्चन में आया था कि यहाँ पर रीजन बना दिया था, मतलब बीच में से रीजन बना दिया था, यहाँ तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ थी और बाद के पार्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ चेंजेस कर दिया था। फिर वहां पर पूछा था रेंज क्या है, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो उसके बेसिस पे हम फॉर्मूले ऑब्टेन करेंगे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है आपके क्वेश्चन में तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में जैसे एडवांस के प्रॉब्लम में यहाँ पर बहुत जगह पे चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कहाँ पर हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कर दिए, या तो यहाँ पर कोई एयर रेजिस्टेंस आ गई, मतलब ऐसे कुछ चेंजेस किए तो आप फॉर्मूले वाइज डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए एनालिसिस क्या है, ठीक है, कैसे रेंज ऑब्टेन करेंगे, तो वहां पर वो पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूले कैसे आए हैं वो सब हम लोग को यहाँ पर सीखना होगा। मेंस में जरूरत नहीं है, मेंस में तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करने वाले हो। अगर कोई क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का बना भी तो ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन हर एक जगह पे आपको एनालिसिस पार्ट आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप JEE एस्पिरेंट्स हो तो आपको ये सब पूरा हर एक चीज का आपको फॉर्मूला कहाँ से जितना हो सके हम लोग डेरिवेशन को भी डिराइव करने की यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि जितना एनालिटिकल पार्ट आपका स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से आप एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, मेंस में तो फॉर्मूला वाइज होता है क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन एडवांस में आपको एनालिटिकल पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो डायरेक्टली हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में एनालिटिकल पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ का एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ से। अब मैं जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूंगा, ये वाला लोवेस्ट पॉइंट है, अब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे विद सम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे ले लेता हूँ।
ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है इस हम लोग इसको यू मान लेते हैं, ये है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सेम जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किए। अब ये वेलोसिटी का जो एंगल हम कंसीडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अल्फा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कितना एंगल आपके इंक्लाइन प्लेन से फॉर्म कर रहा है, अल्फा। इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो है बीटा। तो अगर आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखें, अगर हम लोग यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं एट सम एंगल, तो आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा आएगा और फाइनली यहाँ पर जाके कहीं इस इंक्लाइन प्लेन को यहाँ पर क्या ऐसे हिट करने वाला। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। और आपने कैसे प्रोजेक्ट किया, अप द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती। जैसे अगर आपको यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, क्योंकि t=0 आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट हुआ, ये t=0 है। मोशन कहाँ पर खत्म होगा, फिर से ये इंक्लाइन प्लेन को जहाँ पर हिट करेगा, जहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है वहां पर अपना मोशन एंड होता है। जैसे ये स्ट्राइक करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग एंड मानते हैं, इसके बाद जो होगा वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये टाइम जब ये इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बनने वाला, ये तब तक ये एयर में रहने वाला है। यहाँ पर जैसे हिट कर दिया तो समझ जाए ना मोशन एंड। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम आप निकालोगे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है। उसके बाद अपने से पूछ सकता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन से सबसे ज्यादा दूर था। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन अगर आप देखें तो ये होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपको इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा देखना होगा। तो जब यहाँ पर कहीं प्रोजेक्टाइल रहेगा तो ये वाली हाइट ऐसे आपको देखना पड़ेगी, ये इस पॉइंट पे वो इंक्लाइन प्लेन से सबसे ज्यादा दूर रहने वाला है। तो इस केस में ये मैक्सिमम हाइट होती है इंक्लाइन प्लेन पे। और जो रेंज है आप कहां से देखोगे, यहां से लेके आपको रेंज यहां तक का देखना, जहां पर ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ये टर्म्स है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें मैंने बताया, देखो बीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब ही होता है कि इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हम लोग ने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पर मैंने अल्फा माना है। t=0 पे प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, जितने टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है उसके बाद ये मोशन एंड होगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन पे ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, और रेंज हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर मैं डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बात करूँ तो बस ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट करना विथ वेलोसिटी u, एंगल ऑफ जो भी प्रोजेक्शन आएगा अल्फा, वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट होगा, फाइनली यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे t=0, यहाँ पर आपको मिलेगा t=T। तो वो रेंज ऐसे ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक रेंज आने वाला है। ठीक है, हाइट भी ऐसी आएगी, खाली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा और प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे कैसे जाएगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो वहां पर एक मतलब एक टर्म चेंज हो जाएगा, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा, रेंज, सारी चीजें चेंज हो जाती है फॉर्मूले में। अब इसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो ग्राउंड टू ग्राउंड पे था, नहीं। देखो ऐसा सपोज करो कि अगर ये यहाँ से ग्राउंड टू ग्राउंड होता, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस मानते तो ये कैसे चलता, यहाँ से आता, क्या यहाँ पर रुकता, वो नहीं, इसके आगे भी जाता, फिर फाइनली यहाँ पर हिट करता। ठीक है, दो मेथड ऐसे, पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से जाते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं। अभी खाली इतना ध्यान रखो कि इसको आपको एनालाइज करना। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इंक्लाइन प्लेन वाले केस में एंगल कैसे ट्रांसफर करते हैं एक बार मैं वो बता दूं जो हमेशा आप याद रखोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो कंसीडर टू लाइन। ठीक है, ये दो लाइन आप कंसीडर करो, इसको हमेशा याद रखना। फटाफट एंगल ट्रांसफर करना होता है, टाइम नहीं लेना है अपने को। देखो फॉर एग्जांपल मैं टू लाइन यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। एक लाइन क्या है यहाँ पर, ये लाइन आप मान लो AB, ठीक है, और ये लाइन को हम लोग क्या मान लेते हैं, AC। ये दोनों लाइन AB और AC लाइन के बीच में एंगल समझो कितना है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड AC। अब आप टू लाइंस ड्रॉ करो,
एक लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना और एक लाइन ई सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर टू, ठीक है, हम लोग किस पे ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, दिख रहा है ये ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन। सेकेंड जो परपेंडिकुलर लाइन है आप किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए सी पे, तो ये ए सी पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अगर ए बी और ए सी के बीच में एंगल थीटा है, अगर ए बी और ए सी के बीच में एंगल थीटा है, तो इन पे जो लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन ए सी पे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर है, इनके बीच में भी एंगल क्या आएगा, थीटा ही आएगा, तो डायरेक्टली आप ये एंगल थीटा लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन जितना भी, या तो ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन जितना भी एंगल, ए बी लाइन जितना भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फॉर्म कर रही है थीटा, तो इंक्लाइन प्लेन ए बी पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो वर्टिकल के साथ भी क्या बनाएगी, सेम एंगल। मतलब किसी दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो और दो लाइन ड्रॉ करो, उन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर, तो उन दोनों लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके भी बीच में एंगल थीटा ही आना है। आप इजीली ज्योमेट्री का यूज करके इस चीज को प्रूव कर सकते हो। जैसे देखो ये थीटा, ये 90, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, थीटा आ गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अब इतना कौन सोचते बैठेगा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन तो बहुत बार आने हैं। तो इंक्लाइन प्लेन में याद रखना है, अगर टू लाइंस आपस में अगर एंगल थीटा फॉर्म कर रही है तो उन पे जो लाइन परपेंडिकुलर है उनके बीच में भी एंगल कितना बनना है, थीटा। अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट यूज करना, तो वही हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो अच्छे से समझना इस चीज को, तो वो मैंने बता दिया, समझ में आ गया सबको अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको साइड में ऐसे, इसका इतना कुछ काम नहीं है अपने को, तो इसको साइड में रख देता हूँ। तो आप खाली ये नोट लिख लेना, आपकी नोटबुक में काम आएगा आपको, ठीक है, हर जगह पे, क्योंकि अभी एनएलएम जब स्टार्ट करेंगे तो यही करना है आपको, बहुत बार भी एंगल का काम आने वाला है। ओके, अब इसको अच्छे से देखते, अब इसको कैसे एनालाइज करें। पहला काम जैसे हम लोग वहां पर करते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमको यू को रिजॉल्व करते थे, कहां पर रिजॉल्व करते थे, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यू एक्स एंड यू वाई। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, एक्स और वाई एक्सिस आपके शिफ्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा कि अगर हम लोग यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करते हैं और अगर आप पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन चलोगे तो उसको आप एक्स एक्सिस मानो। मतलब मैं यहाँ पर देखो कर क्या रहा हूँ, मैं अपने रेफरेंस एक्सिस की चॉइस देखो कैसे रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस की चॉइस बोलूँ तो मैं बोलूंगा यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, और यहाँ पर ये वाला एक्सिस देखो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई मान रहा हूँ, ठीक है, ये वाई एक्सिस में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, और इंक्लाइन प्लेन के अलोंग क्या मान रहा हूँ, एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, तो मैंने अपने रेफरेंस एक्सिस देखो चेंज कर लिया, दिख रहा है। मतलब मैं अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलूं तो खाली क्या चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर चलूं तो क्या चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं लिया, उनको रोटेट कर दिया। तो अब ये एक्स हो गया, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, जहां से हमने प्रोजेक्ट किए थे वो क्या बन गया आपका, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है 0,0 यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसा कर लिया, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वाई एक्सिस। ऐसे करने से क्या हुआ, एच मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही होगी, रेंज मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही होगी। तो हम लोग वैसे ही करते थे, हम लोग क्या करते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी को हम लोग दो पार्ट में रिजॉल्व करते थे। पहला कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल। एक्स एक्सिस हम लोग हॉरिजॉन्टल मानते थे, वाई एक्सिस वर्टिकल मानते थे। फिर जो भी एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई साइड जो भी कुछ हो रहा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वहां पर क्या था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो मोशन था वो यूनिफॉर्म था, क्योंकि वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और जो वाई साइड वाला मोशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर आपने एक्स एंड वाई तो कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो कैसे होगी वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गई, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉ करूं, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी लोकेशन पे कैसे एक्ट हो गया, हमेशा
वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जी ऐसा आ गया बराबर। अब आपको इस g को रिजॉल्व करना होगा अलोंग दी x एंड अलोंग दी y, क्योंकि हमने x एंड y कोऑर्डिनेट को थोड़ा रोटेट कर दिया। तो अगर आप इसका रिजोल्यूशन देखें, मतलब मैं g के अगर कंपोनेंट देखूं, वन इज पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब एक कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस और एक कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, तो क्या होगा देखो। अब मुझे बताओ ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये किस पे परपेंडिकुलर है? ये अलोंग दी y एक्सिस मतलब किस पे परपेंडिकुलर है? इंक्लाइन प्लेन। ये जो g है ये किस पे परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टल लाइन के। g इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल बीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उनके बीच में भी एंगल क्या आएगा? बीटा ही आएगा। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? ठीक है, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग में बीटा लिख सकता हूँ। यस। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो यहाँ पर x साइड, मतलब जो x एक्सिस मैंने अज्यूम किया है, वहां पर x साइड एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? वहां पर x साइड एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g cos बीटा, सॉरी y साइड, ये y साइड है ना, मैंने x साइड लिख दिया। ठीक है, ये y साइड है, तो y साइड एक्सेलरेशन कितना आया? y साइड एक्सेलरेशन कितना आया? g cos बीटा। x साइड एक्सेलरेशन कितना आया? x साइड एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? g sin बीटा। मतलब ऐसा करने से आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने ये जो x एंड y एक्सिस माना, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल के दो पार्ट करते हो, वन इज अलोंग दी x एंड वन इज अलोंग दी y, तो दोनों साइड आपके मोशन क्या रहेंगे? एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो कंपोनेंट्स है वो दोनों साइड प्रेजेंट है। दिखाइए, x साइड क्या कंपोनेंट है? यस। तो x साइड भी एक्सेलरेशन है, y साइड भी कंपोनेंट आया, तो y साइड भी एक्सेलरेशन है। तो मतलब अगर आप ये x और ये y कंसीडर करके जाओ, अगर आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लो, जैसे मैं रिजॉल्व करता हूँ, अगर मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करता हूँ इनटू टू कंपोनेंट्स, तो देखो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। एक कंपोनेंट को कहां पर बनाएंगे? अलोंग दी x, और एक कंपोनेंट में कहां पर बनाऊंगा? अलोंग दी y। जो कंपोनेंट आप अलोंग दी x बना रहे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ux। एक कंपोनेंट जो अलोंग दी y बना रहे इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ux को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ux को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, u का एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? u cos अल्फा। और uy साइड क्या लिख देंगे हम लोग? ये क्या आ जाएगा आपका? u sin अल्फा बराबर। क्या x साइड एक्सेलरेशन है? देखो gx की वैल्यू वहां पर लिखा हो मैंने, कितना है? g sin बीटा। क्या y साइड भी एक्सेलरेशन है जो कंपोनेंट हमने कंसीडर किया है? तो यहाँ पर कितना आएगा? g cos बीटा। मतलब क्या दोनों साइड x मोशन अलोंग दी x एक्सिस देखूं या मोशन अलोंग दी y एक्सिस देखूं, तो दोनों मोशन कैसे होंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या अभी एक साइड को यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर कर सकते हैं आप? नहीं। जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते थे तो मैंने x एक्सिस हॉरिजॉन्टल माना था और y एक्सिस वर्टिकल माना था, तो x साइड कोई एक्सेलरेशन था नहीं, क्योंकि g वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो g का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल साइड है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल साइड अलोंग दी x एक्सिस वाला मोशन यूनिफॉर्म बना था और y वाला मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बना था। बट इन दिस केस जब आप x एंड y एक्सिस की चॉइस आपके इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंसीडर करते हो तो जी थोड़ी चेंज होगा। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है किसी भी लोकेशन पे, तो आपने अपना एक्सिस रोटेट कर दिया तो जी भी रोटेट हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, जी वो ही रहने वाला है। तो आप जब जी के कंपोनेंट्स देखो आप अलोंग दी एक्स एंड अलोंग दी वाई जो आपने कंसीडर किया है, तो वहां पर जी के कंपोनेंट दोनों साइड आते हैं। अब दोनों साइड है मतलब x ux जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x साइड है, क्या वो सेम रहेगी? नहीं। जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी के अपोजिट है। अब जब y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है? अपोजिट में है, तो दोनों मोशन आपके एक्सेलरेटेड होंगे। तो दोनों जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? का काइनेमेटिकल इक्वेशन। आप यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि हम लोग जब एक मोशन आपका यूनिफॉर्म होता तो वहां पर छोटी सी इक्वेशन मिलती,
और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो जाता है तो फिर बड़ी इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पर तो दोनों इक्वेशन आपको दोनों साइड से आप जाओगे तो एक्सेलरेटेड मोशन ही है, तो आपको ये इक्वेशन से डील करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम लोग इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मैथमेटिक्स यूज आने वाला है। लेकिन आपको किसी क्वेश्चन में अगर नहीं भी फॉर्मूले याद है तो चल जाएगा, आपको बस काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रॉपर यूज आना चाहिए, क्योंकि आपको वैल्यूज गिवन रहेगी, अपने को मालूम है एक्स साइड कितना है, एक्सेलरेशन में वैल्यूज में आ जाएगा, वाई साइड कितना है, तो आप डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूले डिराइव करना है तो हम करते हैं, ठीक है। वैसे मैं डिराइव नहीं करता, डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ काम नहीं है। आप डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो कुछ चीजें मैं बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे यूज करेंगे, और एट दी एंड मैं सारे फॉर्मूले लिस्ट डाउन करता हूँ जो आपको रिमेंबर रखना है मेंस के लिए। ये एनालिसिस पार्ट एक्सप्लेन करने का मीनिंग इतना था कि आप इस वाले प्रोजेक्टाइल को कैसे डील करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग को कोई भी चीजें फाइंड आउट करनी है यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन तो हम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो चलो पहला काम क्या है, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, पहले मैं डिराइव करके बता दो कैसे रिमेंबर रखना है और इसको कैसे रिलेट करेंगे विद द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टर, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा एनालिसिस पार्ट पे फोकस करते हैं कि कैसे डिराइव करेंगे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, जब मैं t=0 यहां से चला, ठीक है, जब ये यहां पर आए तो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो अगर आप y साइड देखोगे, y साइड देखो, आपको ऐसा देखना है, थोड़ा ऐसा रोटेट हो गया ऐसा, आप y साइड देख रहे हो। तो पहले t=0 पे y कोऑर्डिनेट कितने थे, 0, और जब ये यहां पर आ गया आफ्टर t मतलब आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट, तब भी y कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0। तो y साइड डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 0 का। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है जो 0 है। कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है यहाँ पर, gy कितनी है, g cos बीटा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी y साइड पता है, वो भी पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, मोशन अलोंग द y एक्सिस देखूंगा मैं, तो अगर मैं यहाँ पर मोशन अलोंग y एक्सिस देखूं, ओके, अगर हम लोग मोशन अलोंग द y एक्सिस देखें, y एक्सिस कौन सा जो हमने कंसीडर किया उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पर हम लोग मोशन अलोंग द y एक्सिस देखें तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन से जाऊंगा मैं, तो sy होगा, यहाँ पर आ जाएगा uy t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ay, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t²। अब पुट करते, अब जब मैं डिस्प्लेसमेंट 0 मान रहा हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट y=0 एट t=0, एट t T भी y=0 है। तो मतलब जब आप t=0 पुट कर दो तो क्या क्या हम लोग पुट करेंगे, अगर मैं कैपिटल स्मॉल t की जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहा, मतलब कौन से टाइम का ऑब्जर्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, मतलब y साइड डिस्प्लेसमेंट क्या है, y साइड डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन y साइड कितना है, y साइड एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड, ये वाला पॉजिटिव मान रहे, ये वाला नेगेटिव मान रहे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, gy, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y साइड एक्सेलरेशन, ठीक है, कितना हो जाएगा, g cos बीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, g cos बीटा, ठीक है। तो बस पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, sy की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 0, यहाँ पर uy की जगह पे क्या लेंगे, uy तो पता है ना अपने को, uy कितना आने वाला है, यहाँ से देखो uy इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा u sin बीटा, कितना आता है, u sin बीटा। तो यहाँ पर क्या पुट करते हैं, u sin बीटा प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। देखो अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस u sin बीटा, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T, उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा हाफ, ay की जगह पे क्या आएगा, माइनस g cos बीटा, और यहाँ पर स्मॉल t की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल T²। क्या यहाँ तक बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस होगा, इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा g, यहाँ पर हो जाएगा आपका cos बीटा, और ये हो जाता है आपका t², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये u, यहाँ पर आ जाएगा साइन
बीटा और यहाँ पर आ जाता है टी, एक टी से टी कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2u साइन बीटा, ठीक है, 2u साइन बीटा अपॉन क्या आ जाएगा, g cos बीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन। तो इतने टाइम के बाद वापस से इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करने वाला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, 2u साइन बीटा अपॉन g cos बीटा। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो अब मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2ui, u साइन बीटा तो ui है ना, और g cos बीटा क्या है, gy है, तो हम लोग इसको 2ui gy नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या रिमेंबर रखे थे, 2u by g। वहां पर हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या याद रखने बोला था, x और y के टर्म में क्या आया था, 2ui by g। तो क्या यहाँ पर भी वही है, 2ui by खाली क्या लिखना है आपको, gy। इसी को आप इस फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड को देखें, देखो कंपेयर करके बता रहा हूं, अगर कभी भूल गए तो कैसे याद रखना, अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल को देखें तो यहां पर अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट जो मिलता था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को मिलता था 2u साइन थीटा, क्या मिलता था, 2u साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब समझ से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था बराबर, यहां पर देखो ये वाला अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन था ना, तो ये g क्या था, g ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो मैं क्या बोल सकता हूं, g इस प्लेन पे क्या था, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वर्टिकल, तो g इस पे परपेंडिकुलर है। और अगर आप इसको रिजॉल्व करते थे तो इसका u का कंपोनेंट क्या मिलता था, एक कंपोनेंट क्या मिलता था आपको, u cos थीटा, अरे बराबर ये थीटा था, और ये वाला कंपोनेंट क्या मिलता था आपको, u sin थीटा। तो ये u sin थीटा को देखो, u sin थीटा भी आपके, u sin थीटा वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल, g भी वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर आप चाहिए तो इन जनरल क्या इसको मैं ऐसे नहीं याद रख सकता, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, क्या याद नहीं रख सकता ऐसे, 2u परपेंडिकुलर का मतलब क्या, आप जिस प्लेन पे हो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन, u sin थीटा, उस पे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, g, तो यही आ रहा है 2u sin थीटा बाई g। अगर इसी को आप इससे रिप्लेस करें तो यहां पर देखो मैं बोलूं 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, तो यहां पर u परपेंडिकुलर कौन, u sin बीटा, g परपेंडिकुलर कौन, g cos बीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये आया 2u sin बीटा अपॉन g cos बीटा। तो कैसे याद रखने का, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर, प्लेन पे, अब वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो गया फॉर्मूला फिट दोनों में। दोनों में क्या देखना है, वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब उस प्लेन पे जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है वो न्यूमरेटर में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है वो डिनोमिनेटर। अपने को फॉर्मूला मिल गया, u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर, ये क्या मिल गया आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आया, तो पहली चीज आपको ये याद रखना। तो ये यहाँ पर कोई आप एनालिसिस नहीं करना, डायरेक्टली रिमेंबर रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यार एक केस में काम आएगा, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो या तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर। अब सेम वे में अब मैं यहाँ पर हाइट नहीं भी निकालूंगा ना, तो देखो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ क्या आएगा, h का फॉर्मूला क्या आया था, h का फॉर्मूला क्या आया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, h का फॉर्मूला अपना क्या आया था, u स्क्वायर, क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता था कि u साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब वहां पर हम लोग क्या लिखते थे, ui स्क्वायर अपॉन 2g, अरे यही लिखते थे। ui मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो मतलब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, u परपेंडिकुलर अपॉन 2 टाइम्स दी g परपेंडिकुलर, बोल सकता हूँ या नहीं। y कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट निकालने पे जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, यस, तो ये आपका u परपेंडिकुलर क्या हुआ, ui। क्या ये g परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यस, तो ये क्या हुआ आपका g परपेंडिकुलर। तो हाइट का फॉर्मूला क्या याद रखने का, u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। तो इसी को अगर मैं ऑन एन इंक्लाइन प्लेन कन्वर्ट करूं तो डायरेक्टली इंक्लाइन प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या याद रखने का,
u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइन प्लेन पे जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है वो कौन सी है, u साइन बीटा। अरे बराबर, तो u साइन बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, g cos बीटा। अरे ये अल्फा था सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना u साइन अल्फा आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाता है अपना u साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g cos बीटा। तो मतलब इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos बीटा। अगर आप काइनेमेटिकल इक्वेशन का भी यूज करेंगे आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं मिलनी। तो ये परपेंडिकुलर के फॉर्म में आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका इंक्लाइन प्लेन में काम आसान हो, ठीक है। तो सेम चीज मैंने जस्ट रिलेट किया यहाँ से। अब रेंज निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, रेंज में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रेंज में यहाँ पर हाइट के केस में और टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में अगर आप देखें, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों किस पे डिपेंडेंट है, y कंपोनेंट पे, ओनली y कंपोनेंट। और y कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये gy था खाली। लेकिन अभी अगर रेंज देखना है तो क्या देखना पड़ेगा आपको, x कंपोनेंट। अब यहां पर देखो रेंज अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, कितना को मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पर अगर आपको रेंज निकालना है तो समझो यहां पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो क्या करना है, देखो x साइड देख रहे हैं ना आप खाली, तो पहले x कोऑर्डिनेट क्या थे, 0। अरे यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या थे, 0। जब ये यहां पर आया तो कितना डिस्प्लेस हुआ x साइड, इक्वल टू दी रेंज। यहां पर x इसके इक्वल आएगा, r के इक्वल। यहां पर टाइम क्या था, 0। यहां पर टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन क्या x साइड एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ये gx है ना प्रेजेंट। ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना है अपने पास, g। यहां पर क्या आएगा, साइन बीटा। देख लो आप, ये है g साइन बीटा। तो अगर ये यहां पर जा रहा है तो g साइन बीटा अपोजिट में लग रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी रिटार्ड कर रहा है। तो ux कांस्टेंट नहीं है, चेंज होगा। तो अपने को यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर क्या क्या अपने पास, क्या अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन है, टाइम है, ठीक है। एक्सेलरेशन है अपने पास, ठीक है, एक्सेलरेशन है अपने पास। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल चुका हूं पहले, टाइम भी अपने पास, एक्सेलरेशन भी अपने पास। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी भी है, क्योंकि आपको यहाँ पर ux पता है ना, ux x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पता है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन अलोंग द x साइड। तो क्या आएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू ux t, यहाँ पर आ जाएगा प्लस हाफ axt²। डिस्प्लेसमेंट मुझे आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो जो आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होने वाला है, रेंज ही होने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस r, ux भी आपका पॉजिटिव आएगा, ये कितना आ जाएगा, u cos अल्फा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर प्लस या माइनस, यहाँ पर प्लस हाफ ax क्या आएगा, माइनस g साइन बीटा आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल t²। अब पुट करना पड़ेगा, r अपने को निकालना है ना। यहाँ पर क्या आएगा, u cos अल्फा, ये u cos अल्फा है। टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाले हम लोग ने। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर 2u साइन बीटा अपॉन g cos बीटा ना, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग यहां से देखते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्म। अच्छा मैंने यहाँ पर देखो एंगल, ये अल्फा था ना, यहाँ पर हम लोग ने देखो ये बीटा लिख दिया मैंने। ये रिजॉल्व करने के बाद ये एंगल अल्फा है, सॉरी ये एंगल अल्फा, मैं बीटा क्यों ले लिया, इसको करेक्ट कर दे। दिस एंगल इज अल्फा, क्या ओके हो गया का। तो 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा,
तो यहां पर पुट करना पड़ेगा। क्या करते, 2u परपेंडिकुलर मतलब साइन अल्फा, g परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, g cos बीटा, यहां पर आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहां पर आ जाएगा हाफ, यहां पर आ जाएगा g, ये आ जाएगा साइन बीटा, t का स्क्वायर मतलब यहां पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। वैसे इतना टेंशन, देखो यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं, सारी चीजें यहां पर अननोन है इसलिए बड़े बड़े टर्म आ रहे हैं। अब आपको u और cos अल्फा मालूम है तो एक नंबर है, g cos बीटा की वैल्यू भी एक नंबर है, तो ये सब नंबर है, ये डिड्यूस हो जाके एक सिंगल नंबर ही देंगे। यहां पर भी ये सब नंबर्स ही आने वाले, ठीक है। तो आपको इजीली रेंज इन नंबर्स मिल जाएगा अगर आप डायरेक्टली काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो तो। यहां पर मैंने इन जनरल फॉर्म हम लोग जा रहे हैं तो हर एंगल को रखते हुए चलना पड़ रहा है, जो जो टर्म्स आ रहे हैं सबको एज इट इज आप रखते हुए जाओगे। अब ये सारे इक्वेशन का एनालिसिस अगर आप करते हो, ठीक है, तो एट दी एंड, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको अगर आप मैथमेटिकली डिड्यूस करोगे तो जो रेंज का फॉर्मूला आपको मिलेगा वो आप डायरेक्टली रिमेंबर रखना। तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा u स्क्वायर, ठीक है, फिर यहां पर आ जाता है आपका साइन अल्फा और यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g और यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये फॉर्मूला आता है आपका रेंज का। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर रिमेंबर रखते हो तो अच्छी बात है। फिर आपको क्या है, अल्फा बीटा गिवन रहेगा और जी की वैल्यू गिवन रहेंगी तो आप डायरेक्टली पुट करोगे, सीधा रेंज मिल जाएगा। या तो आप वैल्यूज गिवन रहेगी तो आप ये काइनेमेटिकल इक्वेशन से जाओगे, यहाँ पर आपको खाली बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो टर्म कैंसिल हो रहे वो करना है, तो पूरा डिड्यूस हो जाता है मैथमेटिकली, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप पुट भी करोगे सारी वैल्यूज, क्योंकि रेंज तो आपको ऑप्शन में वैल्यूज में रहेगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या फॉर्मूला रिमेंबर रखोगे, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, दिस इज द रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, याद रखना है, ठीक है। खाली ये सारे फॉर्मूले में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में एक एक टर्म चेंज होता है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 चीज थी हम लोग ने निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग 2u परपेंडिकुलर अपॉन g परपेंडिकुलर रिमेंबर रखते हैं, ठीक है। हाइट में आप u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर रिमेंबर रखते हो। रेंज में आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा। अदरवाइज नहीं याद है तो आप यूज ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन कर लो, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली मालूम पड़ जाएगा। आप एक्स साइड बस काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते हो, या तो आप इस वे में फॉर्मूला याद रखना, ये सेम टू सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस कुछ टर्म एडिशन है। जैसे अपना अगर ग्राउंड टू ग्राउंड में रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आता था, तो यहाँ पर देखो साइन अल्फा, यहाँ पर याद रखना कॉस के साथ अल्फा के साथ यहाँ पर बीटा टर्म एक एक्स्ट्रा है और डिनोमिनेटर में जी नहीं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा है, तो ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद एक चीज याद रखना है कि कौन से एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, एंगल एट विच रेंज बिकम मैक्सिमम। तो अगर ये फाइंड आउट करना है आपको कि किस एंगल पे मैं प्रोजेक्ट करूं कि मुझे रेंज मैक्सिमम मिले, कहां पर, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो मैं यहां पर देखो क्या चाह रहा हूं, हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन। अब ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपने को पता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर अपना सॉरी बीटा था ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने बीटा लिया है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। आपको क्या बताना है कि यहां से आप कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे, यहां से आप कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे कि आपको रेंज क्या मिले, मैक्सिमम। उससे ज्यादा रेंज पॉसिबल ही नहीं। जैसे हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड में रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पे आता था, 45, तो ये आर मैक्स चाहिए मुझे, तो आर मैक्स की वैल्यू कौन से एंगल पे आएगी वो अपने को यहाँ पर निकाल। तो उसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं,
और ट्रिक क्या है यहाँ पर देखो, इजीली एंगल निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ग्राउंड टू ग्राउंड से थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम लोग देखो क्या करते थे, ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अगर याद होगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और उसके बाद लाइन ऑफ ग्रेविटी देखने का, लाइन ऑफ ग्रेविटी मतलब जी कैसे एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर लाइन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो ये लाइन बना ली, देखो मैंने वर्टिकली, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। तो प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी, इनके बीच में एंगल यहाँ पर कितना था, इनके बीच में यहाँ पर एंगल कितना था, 90 डिग्री। कितना था, 90 डिग्री। तो एग्जैक्टली ये एंगल को अगर हम लोग बाइसेक्ट करते थे, मतलब जो u है उसका एंगल एग्जैक्टली आप 90 का हाफ रखते थे, मतलब थीटा की वैल्यू अगर आप 45 डिग्री रखते थे, विच इज हाफ ऑफ द 90, तो रेंज क्या था, मैक्सिमम था। तो मतलब हमेशा एंगल आपको कहां पर रखना पड़ेगा, लाइन ऑफ ग्रेविटी और इंक्लाइन प्लेन, लाइन ऑफ ग्रेविटी और इंक्लाइन प्लेन के एग्जैक्टली बाइसेक्ट करना चाहिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा लाइन ऑफ ग्रेविटी और प्लेन को, जो भी प्लेन है उसको बाइसेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन ऑफ ग्रेविटी, एंगल बिटवीन देम 90, तो 90 का हाफ कितना आ गया, 45। तो इसी केस को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोग ने ले लिए समझो बीटा, ठीक है, ये एंगल बीटा है ना, ठीक है, तो ये एंगल हम लोग ने बीटा ले लिए। अब ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, लाइन ऑफ ग्रेविटी तो वही रहने वाली है, लाइन ऑफ ग्रेविटी में चेंज आएगा क्या, नहीं, पूरी इंटायर ग्रेविटी कैसे एक्ट हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है। लाइन ऑफ ग्रेविटी के एग्जैक्टली बीच में रख के प्रोजेक्ट करना है, मतलब ये जो भी एंगल बन रहा है, ये जो भी एंगल बन रहा है, वेलोसिटी उसको क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। तो आपको वेलोसिटी ऐसे रखना पड़ेगी, ठीक है, एग्जैक्टली इंक्लाइन प्लेन और लाइन ऑफ ग्रेविटी इसको बाइसेक्ट करना चाहिए, वहां पर आपको रेंज, उस एंगल पे रेंज मैक्सिमम मिलेगा। ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ ग्रेविटी, ओके। लाइन ऑफ ग्रेविटी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, तो ये केस कैसा हो जाएगा, देखो क्या ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ ग्रेविटी के बीच में टोटल एंगल कितना है, 90। अरे ये पूरा टोटल एंगल कितना है, 90 है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं ये 90 हो गया, इसमें से 90 में से बीटा सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस बीटा। अपने को जो एंगल रखना है वो इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल है उसको बोल रहे हैं ना वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। तो अल्फा किसके इक्वल होगा, अल्फा 90 माइनस बीटा का क्या होगा, आधा होगा। तो 90 माइनस बीटा का क्या करना है, आपको हाफ करना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2, मतलब अगर आप रेडियन में लिखते हो, अगर मैं ये डिग्री में लिखा हूं, अगर मैं इसको रेडियन में लिखूं तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस बीटा/2। तो रेडियन में हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस बीटा/2। तो किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम आएगा, किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम आएगा, π/4 माइनस बीटा/2। तो बीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो 45 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का आधा, यहां पर जब रख के आप प्रोजेक्ट करोगे देन यू विल गेट मैक्सिमम रेंज। और ये एंगल पे रख के इस एंगल को अगर आप रेंज के फॉर्मूले में रखोगे देन आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर मैक्स। अब वो मैं नहीं करा रहा हूं, डायरेक्टली याद रखना आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी। आर मैक्स की वैल्यू होती है, यहां पर याद रखेंगे आप लोग, u²/g इंटू डिनोमिनेटर में क्या लिखने का, 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ही, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अब द इंक्लाइन प्लेन में क्या है, आर मैक्स इक्वल टू u²/g 1 प्लस साइन बीटा। कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम, π/4 माइनस बीटा/2। ये रेंज का फॉर्मूला, उससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, उससे पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये मतलब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये मेंस में तो नहीं आता इतना। ठीक है, आ सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली फॉर्मूले पे ही फोकस करना, बट एनालिसिस पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई चेंजेस आ गए यहाँ पर, इसमें से कोई भी चीज में चेंज कर देता है
तो फिर आपके फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होते, तो आपको पूरा एनालाइज ही करना पड़ता है, आपको अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ही जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या कर दिया, एयर रेजिस्टेंस डाल दिया, तो फिर आपको कितना उसके हिसाब से विस्कोसिटी क्या क्या होंगे, जब वो आगे के आप टॉपिक पढ़ोगे तो उससे आप कोरिलेट कर पाओगे। तो पहले आपको एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ ऐसे हम लोग रेंज निकालते हैं, ऐसे हम लोग हाइट निकालते हैं, ऐसे मैक्सिमम एंगल फाइंड आउट करते हैं, तब जाके उस पार्ट को आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाओ। बाकी तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला स्टेप तो अपना मेंस ही है, तो पहले हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूले पे ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एनालिसिस पार्ट पे अगर आपको बस खाली ऐसा याद रखोगे ऐसे हम लोग ने फाइंड आउट किया था यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन, बाकी सब फॉर्मूले पे ही डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो इन सबको कॉपी कर लो फटाफट।